हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं यूपीएचएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया पेपर, जो कि 2021 में कराया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पेपर। इसमें कुल 70 क्वेश्चन थे दोस्तों सब्जेक्ट से। इसके अलावा जो 30 क्वेश्चन थे वो आपके जीएस पोर्शन से थे। जैसे कि आपको पता ही है कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें से करने होते हैं आपको, जिनमें से 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होते हैं, वहीं 30 क्वेश्चन आपके जीएस से होते हैं। सेम अभी जो अप्रैल में आपका पेपर होने वाला है वहाँ पे भी यही पैटर्न होने वाला है। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से अपने क्वेश्चंस को। चलिए, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दिया हुआ है, तो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो अपना इंग्लिश में पढ़ लेंगे और जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में सीटों का अंतर आवंटन अगले 25 वर्षों यानी कि 2026 तक के लिए, ठीक है, ये 2026 है, 2026 तक स्थिर कर दिया गया है। तो इसका आपका सही उत्तर आपको बताना है। 51वां संशोधन, 93वां संशोधन, 92वां या फिर 94वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 91वां संविधान संशोधन जो है, इसके द्वारा 91वां संविधान संशोधन द्वारा ये जो संख्या है ये 2026 तक के लिए स्थिर कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रेशर ग्रुप। इनमें से कौन सा दबाव समूह नहीं है बताना है। स्टूडेंट फेडरेशन, AITUC या इंडियन नेशनल कांग्रेस या चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये क्या है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या हैं, ये तीनों प्रेशर ग्रुप्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन विच ऑफ द इलेक्शन विमेन क्रॉस्ड 7% मार्क इन द लोकसभा फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले महिलाओं का प्रतिशत लोकसभा में 7% से ऊपर किस चुनाव में गया था। 1962 में, 1984 में, 1977 में या 1991 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1984 में। ठीक है, 1984 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पहली लोकसभा में जो फर्स्ट लोकसभा हुई थी ना, उसमें जो महिलाओं का प्रतिशत था ये आपको पता होना चाहिए 4.50%। ठीक है, लगभग 4 to 5% के आसपास ये था। ठीक है, जो 1992 में हुई थी। ठीक, और 1984 में जो चुनाव हुए थे ये कौन सी लोकसभा है, 8th लोकसभा। 8th लोकसभा है, जिसमें पहली बार महिलाओं का जो प्रतिशत था वो 7% से ऊपर गया है। ठीक है, 1984 में, और कितना प्रतिशत रहा है, 8.2%। ठीक है, 8.2% रहा है। ठीक है, चलिए, और 17वीं लोकसभा में कितना रहा है दोस्तों। तो जो अभी 17वीं लोकसभा हुई थी इसमें रहा है 14.39%। ठीक है, 18th लोकसभा में, 18th लोकसभा चुनाव जो अभी हुए हैं 2024 में, आप मुझे बताइएगा कि इसमें महिलाओं का प्रतिशत कितना है और कितनी महिलाएं इस बार निर्वाचित हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। हु इज़ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरिस्ट ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म यानी संघवाद का सिद्धांतकार कौन नहीं है बताना है दोस्तों। जेम्स मैडिसन, डेविड ईस्टन, थॉमस जेफरसन और केनेथ सी बेयर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन किससे जुड़े हैं दोस्तों, तो ये जुड़े हैं व्यवस्था सिद्धांत से। ठीक है, व्यवस्था सिद्धांत से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड राजमन्नार कमेटी। ठीक है, राजमन्नार कमेटी जो है ये किस राज्य ने बनाई थी, स्टेट गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। ठीक है, और राजमन्नार कमेटी किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये केंद्र राज्य संबंधों के अधीन।
केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि आधुनिक राज्य में प्रशासन के बढ़ते महत्व के लिए कौन से कारक, कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी हैं। आपको चूज करना है कल्याणकारी राज्य का उदय, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी या फिर आर्थिक नियोजन। आपके आंसर चूज करने हैं 1 2 4, 1 3 4 या 1 2 3 या फिर 1 2 3 4 सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एक सेकेंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 ऑल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, किसने कहा युद्ध काल का प्रशासन शांति काल के प्रशासन से भिन्न होता है। लुथिर गुलिक ने, F.W. रिक्स ने, मैक्स वेबर ने या मैरी वॉकर पायलट ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लुथिर गुलिक ने। लुथिर गुलिक ने कहा है कि युद्ध काल का लोक प्रशासन शांति काल के लोक प्रशासन से अलग या भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट द एसे ऑन ब्यूरोक्रेसी। एसे ऑन ब्यूरोक्रेसी किसने लिखा है। लुथिर गुलिक ने, फेडरिक्स ने, मैक्स वेबर ने या मैरी पार्कर फॉलेट ने। ठीक है, सही उत्तर बताना है इसको आपको इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैक्स वेबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु सेड गुड एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेसी गो टुगेदर, यानी कि अच्छा प्रशासन तथा लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं। किसने कहा है। लुथिर गुलिक ने, मैरी पार्कर फॉलेट ने, मैक्स वेबर ने या F.W. रिक्स ने। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर दोस्तों, अच्छा प्रशासन और लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं। तो ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर से हमारा आंसर लुथिर गुलिक यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नोट्स एंड ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताना है आपको कि किसने लिखा है। लुथिर गुलिक ने, F.W. रिक्स ने, मैक्स वेबर ने या फिर मैरी पार्कर फॉलेट ने। ठीक है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फिर से ए लुथिर गुलिक। ठीक है, आप देख रहे होंगे दोस्तों लुथिर गुलिक जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है एज अ थिंकर। ठीक है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बैक टू बैक 3 क्वेश्चन आयोग ने आपसे लुथिर गुलिक से पूछे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ दीज आर एसोसिएटेड विद साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन से कौन जुड़ा है। कार्यात्मक अनुक्रम, आदेश की एकता, केंद्रीकरण, समय और गति अध्ययन। ठीक है, कार्यात्मक अनुक्रम जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। आदेश की एकता जुड़ा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन से जुड़े कौन है, पहले तो हम ये देख लेते हैं, ये है फ्रेडरिक टेलर। ठीक है, प्रबंध की क्रांति या साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर से जुड़ा हुआ है। और ये आदेश की एकता सिद्धांत को मना करते हैं कि ये सही नहीं है, इसकी जगह ये फंक्शनल फोरमैनशिप का थ्योरी देते हैं, फोरमैनशिप की बात करते हैं ये। ठीक है, केंद्रीकरण, क्या किसका आंसर केंद्रीकरण होगा। ठीक है, तो केंद्रीकरण भी इसमें नहीं होगा। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन की बात ये कहीं भी नहीं करते हैं। इसके बाद है समय व गति अध्ययन। ठीक है, समय व गति अध्ययन तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, देखते हैं इसमें कौन सा दिया हुआ है, ए और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से इसमें वो किए हैं, कौन कौन से इसमें देखे हैं हमने। ठीक है, तो टेलर का है ये, जैसे कि हमने देखा टेलर का है। इसमें फंक्शनल फोरमैनशिप बताया उन्होंने, आपको मैंने बताया ही, इसकी जगह आदेश की एकता सिद्धांत की जगह। इसके बाद इन्होंने टाइम एंड स्पीड, ये टाइम स्टडी, मोशन स्टडी ये भी किया। इसके बाद इन्होंने डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, ठीक है, डिफरेंशियल पीस रेट प्लान ये भी इन्होंने बताया। और एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये भी इन्होंने बताया। इसके बाद इन्होंने विभेदात्मक मजदूरी की बात करी।
ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं कि मनुष्य जो है वो एक आर्थिक प्राणी है। क्या है वो? आर्थिक प्राणी है। अगर आप उसको ज़्यादा पैसा देंगे तो वो अच्छा काम करे। तो उन्होंने कहा विविधात्मक मजदूरी, जो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा उसको ज़्यादा सैलरी दीजिए, ज़्यादा बोनस दीजिए, तो वो और अच्छा काम करेगा, ये मैनेजमेंट में काम करने के लिए अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल भी आपके सिलेबस में एज ए थिंकर हैं। डिड नॉट एडवोकेट फॉर, किसके लिए इन्होंने बात नहीं कही है? तकनीकी कौशल, अवधारणात्मक कौशल, मानवीय कौशल या आदर्शात्मक कौशल। तो इसमें आपको सही उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आदर्शवादी कौशल, आइडियोलॉजिकल स्किल। इसकी बात हेनरी फ्योल ने नहीं की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इन लाइक मैनर। कैसे सीएजी को हटाया कैसे जा सकता है, ये पूछा गया है। भारत के महान्यायवादी हटा सकते हैं, चुनाव आयुक्त हटा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटा सकते हैं, चुनाव आयुक्त हटा सकते हैं। तो कैसे हटाया जा सकता है इनको, यह आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, इनको किस तरीके से पद से हटाया जा सकता है, किसकी तरह से? जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, बिल्कुल उसी प्रक्रिया से इनको भी हटाया जा सकता है। सीएजी कहाँ बताया गया दोस्तों? तो ये बताया गया आर्टिकल 148 में। ठीक है, आर्टिकल 148 में सीएजी की व्यवस्था की गई है। और कहाँ पे की गई है? ये है आपका भाग 5, भाग भी याद रखना है आपको, भाग 5 के अध्याय 5 में। ठीक है, इस तरीके के सवाल भी आजकल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अगर आपको ये देखना हो ना, तो मैंने भाग, संविधान के भाग में भाग, उसके अध्याय और कहाँ से कहाँ तक किस अनुच्छेद तक है, इससे पूरा एक डिटेल वीडियो संविधान के भाग पे बनाया हुआ है दोस्तों। आप उसे जाके देखिए, मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप देखिएगा। पूरा संविधान मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, हर एक भाग, हर एक अध्याय किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। आपको डेफिनेटली उससे बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मुझे बहुत हेल्प मिली थी उससे पूरे संविधान को समझने और याद करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग रिफॉर्म्स पेंशन फॉर द सिविल सर्विस सिस्टम इन इंडिया। प्रशिक्षण सुधार पेंशन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? गृह मंत्रालय, कार्मिक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय। तो ये तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय, यानी कि द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हेडेड द 5th पे कमीशन। ठीक है, 5वें 5th कमीशन का किसने हेड किया था? तो आपको बताना है SR पांडियन, AK माथुर, BN श्री कृष्णा और या फिर PN भल्ला। ठीक है, तो PN भल्ला तो कभी रहे ही नहीं है दोस्तों। SN श्री कृष्णा जो है, नहीं, श्री कृष्णा तीसरे चौथे नंबर पे थे। तो आपको 5वां बताना है कि इनमें से 5वें नंबर पे कौन थे। तो इसके लिए आपको पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए दोस्तों। मैं इसके जितने भी अभी तक बने हैं, 7 वेतन आयोग गठित हुए हैं, मैं उनका सीक्वेंस बना के आपको चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम इसका आंसर देख लेते हैं कि 5वें कौन थे। RS पांडियन। ठीक है, RS पांडियन जो थे वो 5वें थे। और अभी जो 7वां, इससे पहले 7वां वेतन आयोग था, इसके कौन थे? इसके थे AK माथुर, इनका पूरा नाम है अशोक कुमार माथुर। ये 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, और अभी हाल ही में, और ये 7वां वेतन आयोग जो है ये 2026 में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 2026 में ख़त्म हो जाएगा। और अभी सरकार ने 2025 में अगला 8वां वेतन आयोग भी गठित करने की बात कर दी है। आप मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है या किसे बनाए जाने की बात चल रही है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको क्वेश्चंस कराऊँ, साथ ही साथ उनसे जुड़ी जो बातें हैं वो भी बता दूँ, ताकि आपके प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो जाए, प्लस आपका बाकी चीज़ों का रिविज़न भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। हाँ, इसके साथ ही साथ मैं आपको पूरे 7 वेतन आयोग का जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगी एक वीडियो में सेपरेट बना के। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। नमस्कार।